सबको नमस्कार। अपने क्वेश्चन के इस पार्ट में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 साइंस लेवल 2 रिट। ये एग्ज़ाम होने के बाद जो थर्ड ग्रेड मुख्य एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने साइंस के प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की। उसमें हमने 3 टेस्ट पेपर कर लिए, 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए। उसके बाद चौथा प्रैक्टिस सेट आज हम कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन उनको आप थोड़ा ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहला प्रश्न यहाँ है कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी वो निकालना है। अब देखो ये निकालने के लिए कोई भी एलिमेंट x जो है ना, एलिमेंट x, उसमें ऊपर वाला मान तो द्रव्यमान संख्या ही, नीचे वाला क्या है परमाणु क्रमांक होता है, सबको पता है। अब हमें क्या दिया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9 हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं वो 10 हैं। अब आपको पता है उदासीन परमाणु दे रखा है ये, इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं दे रखा। और आपको पता है न्यूट्रल जो एटम होता है ना उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। किसके लिए होता है, उदासीन परमाणु के लिए। उदासीन में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। और वैसे प्रोटॉन की संख्या चाहे उदासीन हो चाहे नहीं हो, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 क्या है प्रोटॉन, तो 9 क्या हो गया परमाणु क्रमांक। इसका मतलब दिए गए एलिमेंट x का परमाणु क्रमांक 9 है। अब ऊपर वाला a हमें निकालना है और a जो होता है ना वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। अब प्रोटॉन का मान कितना है 9 है, 9, और न्यूट्रॉन का मान आपको दे रखा, कितना दे रखा है 10 न्यूट्रॉन दे रखे ही हैं, तो 10, तो टोटल कितना हो गया 19। तो दिए गए एलिमेंट या परमाणु का द्रव्यमान संख्या a का मान कितना आ गया 19 आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसमें उत्तर हो गया अपना चौथा डी। तो डी में 19 आ गया इसका द्रव्यमान संख्या का मान, पहला प्रश्न। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 2 करें, सेकंड क्या है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। अब देखो पीछे भी मैंने बताया था कि क्वांटम संख्या में आप 4 पॉइंट याद रखो। अगर ये नाम लिखा हुआ आ जाए ना आकार, तब तो आप ध्यान रखो मुख्य क्वांटम संख्या का नाम आएगा आकार आते ही। और अगर कहीं पर आपको आकृति लिखा हुआ मिल जाए ना, यूं आकृति लिखा हुआ मिल जाए, तब इसके लिए आएगा दिगंशीय क्वांटम संख्या L लिखा हुआ आएगा। और कहीं पर अगर अभिविन्यास लिखा हुआ आ जाए ना, ओरिएंटेशन अभिविन्यास, और अभिविन्यास लिखते ही किसका नाम आएगा M, चुंबकीय क्वांटम संख्या का नाम आएगा। और इसके अलावा चक्रण कहीं नाम आ जाए वहाँ, फिर बताइए आपको कौन सा है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है। इसका मतलब यहाँ प्रश्न में क्या लिखा है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। अभिविन्यास के लिए क्या आ गई चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या आ जाएगा। दिगंशी से क्या होता है आकृति, मुख्य से क्या होता है आकार, परचक्रण से क्या होता है चक्रण आता है, चक्रण। तो हमारा उत्तर क्या हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास को नियंत्रित करने वाली क्वांटम संख्या है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में क्या है कि सोडियम का परमाणु संख्या का मान 11 और परमाणु द्रव्यमान का मान 23 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्रम से क्या होगी। अब देखो सोडियम लिखा है, क्या लिखा है कि सोडियम, और सोडियम 11 परमाणु संख्या का मान, द्रव्यमान संख्या कितनी है 23 है। अब इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और आपको पता है प्रोटॉन की संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक Z के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक कितना है 11 है, तो कितने आगे प्रोटॉन 11 आगे। इसके बाद उदासीन है ये परमाणु, सिर्फ लिख रखा है उदासीन है ये, और उदासीन परमाणु में प्रोटॉन बराबर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए आपको। अब प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए 11 हो गए। और न्यूट्रॉन निकालने का हमारा फॉर्मूला बताइए आपको क्या होता है कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले मान में से नीचे वाला मान क्या करना आपको घटाना है। तो क्या करेंगे a माइनस जेड करना है, तो a माइनस जेड करेंगे तो a का मान कितना है 23 है, z का मान कितना है 11 है, घटा दो उत्तर कितना आ गया 12। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए 12, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 11। तो हमें देखो क्रमश है इसी क्रम लिखना है। अब इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 11 है, न्यूट्रॉन कितने आ गए 12 आ गए, प्रोटॉन कितने आ गए ये भी 11 आ गए। तो उत्तर में 11 12 11 करना आपको। तो कौन सा है 11 12 11, उत्तर कौन सा हो गया ये डी वाला सही हो गया। इसका उत्तर 11 12 और 11 याद रखना।
कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, निकालने के बाद अपने हिसाब से फिर उसको उत्तर बना लेते हैं। लेकिन क्रमशः जहाज है, इसका मतलब उसी क्रम में क्या करना, हम उसको देखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला प्रश्न नंबर 4। तो 4 में क्या है, हाइड्रोजन के पहले कक्ष की त्रिज्या क्या होगी। हाइड्रोजन जो परमाणु है उसमें पहले कोष की हमें त्रिज्या का मान निकालना है, और पहले कोष की त्रिज्या निकालनी हो तो त्रिज्या निकालने के लिए बोर मॉडल की एप्लीकेशन है ये, बोर मॉडल का अनुप्रयोग, कि बोर मॉडल की सहायता से हम मेन 3 बातें निकाल सकते हैं। और 3 कौन कौन सी, किसी कक्ष की त्रिज्या का मान, आर का मान निकाल सकते हैं, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कर सकते हैं, और किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो त्रिज्या, वेग और ऊर्जा तीनों निकाल सकते हैं। और त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला अपना क्या है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे क्या होता है Z। ये फॉर्मूला है त्रिज्या निकालने का। अब आपको n और z का मान दे रखा है। n क्या है 0.529, n है कोष की संख्या, और हाइड्रोजन के पहले कक्ष की नंबर 1 आ गया। z है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 1, तो यहाँ भी क्या आ गया 1 आ गया, कट गया। तो ये उत्तर किस में आता है, एंगस्ट्रॉन्ग है ये। तो r बराबर क्या आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग आ गया, ये त्रिज्या। और इस त्रिज्या को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोर त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन के पहले कोष की त्रिज्या बोर त्रिज्या कहलाती है, ये बोर त्रिज्या है। तो बोर त्रिज्या का मान, ये हाइड्रोजन के पहले कक्ष की त्रिज्या का मान कितना आ गया 0.529 अपने पास आ गया। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखें आगे वाला प्रश्न, देखें प्रश्न नंबर अगला 5वां। और 5वें प्रश्न में किसी कक्ष की त्रिज्या व कक्ष की संख्या के मध्य सही संबंध, अभी लिखा हमने किसी कक्ष की त्रिज्या और कोष की संख्या उसके बीच संबंध। तो आर क्या लिखते हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे क्या लिखा है जेड। और हमें क्या पूछा है, किसी कक्ष की त्रिज्या आर और कक्ष की संख्या एन, इनके बीच संबंध पूछा है। अब इनके बीच रिलेशन निकाल लो। तो आर किसके समानुपाती है, एन स्क्वायर के समानुपाती है। तो ज्यों ज्यों कोष की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इनके वर्ग के अनुपात में क्या है, त्रिज्या का मान क्या है, बढ़ता जाएगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आर समानुपाती क्या आएगा, एन का स्क्वायर आएगा। ये तो आर समानुपाती एन स्क्वायर होता है किसी कक्ष की त्रिज्या और कक्ष की संख्या के बीच में क्या है, ये संबंध है ये। इसके बाद देखें प्रश्न नंबर अगला छठे प्रश्न में कि चौथे कक्ष के लिए कोणीय संवेग क्या होगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर मॉडल की अवधारणा या पोस्टुलेट है। और उस पोस्टुलेट के अंदर मेन 4-5 पोस्टुलेट बताए गए, उसके अंदर एक ये पोस्टुलेट भी है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसी कोष में चक्कर लगाता है जिसमें उस कक्ष का कोणीय संवेग का मान NH/2π के बराबर हो। क्या हो, NH/2π। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है ये कि mvr बराबर क्या होता है NH/2π। n यहाँ पर कोष की संख्या है तो कोणीय संवेग mvr बराबर क्या हो जाएगा, n का मान कौन सा कोष है, चौथा, तो 4h/ क्या आ गया 2π। n यहाँ पर क्या है, कोष की संख्या ये। तो 4h/2π, 2 से 2 कट गया तो उत्तर क्या आ गया, mvr बराबर क्या आ गया 2h/ क्या आ गया, नीचे पाई रह गया 2h/π। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, चौथे कोष के लिए कोणीय संवेग का मान कितना आ गया 2h/π आ गया। अब ये इसमें ऑप्शन देख लो 2h/π कितना आ गया, कौन सा है mvr का मान, तो 2h/π ये आ गया। अब ये कौन से कोष की बताओ, पहली कौन से कोष की है, ये पहले कोष की, n का मान यहाँ 1 रखा है ना, तब h/2π रह गया। ये कौन से कोष की है, ये 8वीं कोष की है, 8 रखे तो यहाँ 2 था कट गया तो 4 रह गया, 2 ये 4h/π रह गया। ये कौन से की है, ये दूसरे कोष की है, 2 से 2 कट गया तो h/π। चौथे कोष के लिए उत्तर कौन सा हो गया हमारा डी, ये सी वाला हो गया 2h/π आ गया, ये चौथे कोष की त्रिज्या का मान आ गया। इसके बाद देखें अगला प्रश्न नंबर 7 कि किसी कक्ष की त्रिज्या का अनुपात, किस कक्ष की त्रिज्या का अनुपात 1:4 होगा। आपके पास 2 ऑर्बिटल दे रखे हैं और किन ऑर्बिटल की त्रिज्या का अनुपात 1:4 हो सकता है, तब वो देखना है। तो देखो त्रिज्या और संख्या में संबंध क्या है, r समानुपाती n स्क्वायर। इसका मतलब अगर यूँ कह देना
पहले और तीसरे के निकालें तो पहले का स्क्वायर 1, तीसरे का स्क्वायर 9। तो पहले में क्या आएगा, इसका अनुपात तो क्या आएगा 1:9 आएगा निकालोगे तो पहले और तीसरे का। दूसरे और 9वें कोष, तीसरे कोष का निकालें तो दूसरे का तो 4 आ गया, तीसरे का क्या आ गया 9, 4:9 आ जाएगा। इसका निकालें तो 1 के लिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इसका निकालें तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36। तो कौन से दो कोषों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 आ रहा है, किसका आ रहा है, पहले का और दूसरे कोष की त्रिज्या का अनुपात 1:4 आता है। और किसका आ सकता है, और किसका आ सकता है, चौथे कोष की भी आ सकती है, पहले व चौथे कोष का भी हो सकता है 1:4। पहले का 1 का स्क्वायर 1, चौथे का दूसरे का और चौथे का आ सकता है, दूसरे का व चौथे का आ सकता है। दूसरे का 2 का अनुपात 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 1:4 आ सकता है ना, 1:4। तो यानी दूसरे चौथे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 आ सकता है। यहाँ में जो ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा है, तो पहले और दूसरे कोष की त्रिज्या का अनुपात क्या 1:4 होगा। ये आपको अनुपात थोड़ा सा निकालना आना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न नंबर 8। अगले में क्या है, x-2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है तो तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। अब क्या दिया है कि कोई एलिमेंट आपको x-2 रूप में, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12 दे रखे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है। अब तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। अब परमाणु क्रमांक निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर कब होती है, जब परमाणु बिल्कुल क्या हो, उदासीन यानी न्यूट्रल हो। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। अब यहाँ -2 दे रखा है, इसका मतलब द्विवीय ऋणावेशित आयन है ये। इसमें यानी जितने इलेक्ट्रॉन उदासीन में होने चाहिए उसकी तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसका मतलब x-2 में इलेक्ट्रॉन 12 है, अगर इसको न्यूट्रल करें तो x हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 निकलेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, अब 10 रह गए। कितने रह गए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 निकाल दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन, ये तो है 2 निकाल दिए 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये न्यूट्रल हो गया उदासीन। अब इस उदासीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, तो 10 क्या होगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन की संख्या 10 है, 10 क्या होगा परमाणु क्रमांक भी क्या होगा इसका 10, Z का मान भी 10। तो दिए गए तत्व का परमाणु क्रमांक कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ कितना आएगा 10 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो गया 10 सही हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में थोड़ा सा घुमा फिरा के आते हैं प्रश्न, x-2 या में इलेक्ट्रॉन इतने, x+2 में इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, आगे पीछे कर देना। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान रखना है कि जब x-2 या +2 ऐसे किया तब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन निकाल के फिर आप उदासीन परमाणु निकाल लो, उसमें परमाणु क्रमांक निकाल लो, इलेक्ट्रॉन संख्या निकाल के आप आराम से कोई प्रश्न हल कर सकते हो। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में देखें द्विविधनावेशित जिंक आयन की द्रव्यमान संख्या, ये ध्यान रखना ये क्या है, द्विविधनावेशित जिंक आयन की द्रव्यमान संख्या का मान 70 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये एक बार सेकंड ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये कि द्विविधनावेशित जिंक आयन की द्रव्यमान संख्या का मान 70 है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। बच्चों ने क्या किया कि द्विविधनावेशित जिंक आयन, अब देखो प्रश्न में ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है, ये कि द्रव्यमान संख्या का मान 70, परमाणु क्रमांक दिया नहीं। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको 30 तक तो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर सब के आते ही है, तो 30 किसका होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक होता है, तो इसका 30 है, 30 लिख दिया। अब अधिकतर ने, अब उस ऑप्शन में क्या आया 38, सबसे पहले 38 आया ये लिखा हुआ, तो बच्चों ने क्या किया कि 70 में से 30 घटा दिए, 40 + 2 कर दिए, मतलब 2 और निकल गए तो 38। तो ये याद रखो प्लस या माइनस आवेश निकलने से या लगने से किसी भी तत्व या परमाणु में या आयन के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होता है परिवर्तन होता है, बाकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में प्लस माइनस लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। न्यूट्रॉन पूछ ले, प्रोटॉन पूछ ले, कितने प्लस कितना माइनस लगा दे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस कहाँ काम आएगा, जहाँ हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी हो काउंट करनी हो, तब प्लस माइनस काम में आएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो ना, तो क्या करते हैं ऊपर वाले मान में से हम नीचे वाला मान क्या करते हैं घटा देते हैं, बस घटाओगे तो न्यूट्रॉन क्या करोगे 70 - 30, उत्तर कितना आ गया 40 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन निकालने हो ना तो कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको, न्यूट्रॉन की संख्या जो है
ये निकालने के लिए आपको परमाणु क्रमांक में से क्या करना है, न्यूट्रॉन संख्या जो है इसको क्या करना है आपको, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ये द्रव्यमान संख्या से क्या आपको परमाणु क्रमांक क्या करना, घटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ज्ञात करने के लिए किस कार्बन समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और जीवाश्मों की आयु निकालते हैं ना, कई बार आप पढ़ते हो अखबार में कितना लाख पुराना वर्ष जीवाश्म मिला या इसकी आयु इतनी पुरानी मिली। अभी 2 दिन पहले अखबार में आया था कि डायनासोर का जीवाश्म मिला है, तो उसकी आयु हम कैसे निकालें, 2 लाख वर्ष पहले पैदा हुआ, 3 लाख वर्ष पहले या 2 करोड़ वर्ष पहले पैदा हुआ। तो आयु ज्ञात करने के लिए ना हम एक अलग से कार्बन डेटिंग विधि काम में लेते हैं। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि का नाम क्या है, कार्बन डेटिंग मेथड या बोलते हैं कार्बन अंकन विधि बोलते हैं। इसकी सहायता से जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। और कार्बन अंकन विधि में क्या करते हैं कि जो आपको जीवाश्म मिला उस जीवाश्म के अंदर हम कार्बन 14 जो होता है ना उसकी मात्रा निकालते हैं। किसकी, कार्बन 14 की मात्रा निकाली जाती है और इसकी मात्रा का आंकलन करके जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। और ये मानते कार्बन 14 का अर्ध आयु काल जो है ना, हाफ लाइफ, वो लगभग 5770 वर्ष होता है। इसकी सहायता से फिर हम क्या करते हैं, जीवाश्मों की आयु निकालते हैं। तो याद क्या रखना है कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन के किस समस्थानिक को काम में लेते हैं, कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। एक पॉइंट तो ये। फिर दूसरा याद रखना है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन के जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन के 14 का उपयोग, और इसके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तब क्या करना आपको, कार्बन अंकन विधि या कार्बन डेटिंग मेथड काम में लिया जाता है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के अंदर कार्बन अंकन विधि काम में लेते हैं। तो जीवाश्मों के लिए कार्बन 14 काम में लेते हैं, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अगला प्रश्न कि कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक को काम में लिया जाता है। याद रखना ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैंसर के उपचार जो होते हैं ना उसमें 2 विधियां होती है। कैंसर होती क्या है, कीमोथेरेपी। कैंसर किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं ना कि कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन या अनियंत्रित कोशिका विभाजन जो होता है उसको बोलते हैं कैंसर। यानी कोशिका विभाजन पर नियंत्रण नहीं रहा, कोशिका बहुत अधिक संख्या में बढ़ेगी ना तो वो एक ट्यूमर के रूप में बाहर आना क्या होगी, स्टार्ट होगी, वो कैंसर हो गया। और इसका इलाज करने के लिए 2 मेन विधियां काम लेते हैं, एक होती है कीमोथेरेपी और एक को बोलते हैं रेडियोथेरेपी। एक तो क्या है कीमोथेरेपी और एक है रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी और एक क्या है, रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, इंजेक्शन वगैरह लगा के, कोई भी केमिकल लगा के, दवाइयाँ बॉडी में पहुंचाकर क्या करते हैं, कैंसर का उपचार करते हैं, वो तो कीमोथेरेपी कहलाती है। इंजेक्शन वगैरह काम में लेते हैं, दवाइयाँ काम में लेते हैं। और रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, दवाइयाँ काम में नहीं लेते, कोई भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो है ना, जो लगातार विकिरणें बाहर निकालता है, उन अधिक ऊर्जा वाली विकिरणों को उस कैंसर वाले भाग पर डालते हैं। और कैंसर वाले भाग पर डालेंगे तो कोशिकाएं क्या वो मर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जिससे ट्यूमर का आकार बढ़ना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जिससे होने वाला असहनीय दर्द क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, जिससे हमें थोड़ी क्या मिलेगी, राहत मिलती है। इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी, यानी रेडियो एक्टिव विकिरणों की सहायता से इलाज करना। और रेडियोथेरेपी में कैंसर के उपचार के लिए मेन कोबाल्ट 60 जो होता है ना, इस समस्थानिक को काम में लेते हैं कैंसर के रेडियोथेरेपी विधि में। और कोबाल्ट 60 जो है ना, ये बीटा विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन, वो विकिरणें कैंसर वाले भाग पर क्या डाली जाती है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार की रेडियोथेरेपी विधि में। इसके बाद देखें अगला प्रश्न, ये है ना, ये नाइट्रोजन 715 का आइसोटोन है। अब देखो यहाँ इंग्लिश का वर्ड क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि एग्जाम में कई बार है ना 2 शब्द एक जैसे, एक का नाम आइसोटोप और एक का नाम आइसोटोप। आइसोटोप मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, समस्थानिक, जिनमें परमाणु क्रमांक यानी नीचे वाला मान तो समान, ऊपर वाला मान यानी द्रव्यमान संख्या का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप। जैसे कार्बन के अलग अलग 12-13, कार्बन का 6-12, 6-13, 6-14 ऐसे समस्थानिक। और एक होता है आइसोटोन, उसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, जिनके अंदर क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान रहे। तो एग्जाम में कई बार है ना आइसोटोन लिख देते हैं, और आइसोटोन लिख के पूछ लेते हैं इसका आइसोटोन है क्या, तो हम जल्दबाजी में लिखते हैं आइसोटोन, पढ़ते आइसोटोन है, दिमाग में चलता है आइसोटोप,
वो तुरंत करते हैं कि नाइट्रोजन 714 का आइसोटोप तो 7 है, 715 का 714 होगा, वो तो आइसोटोप है। लेकिन आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। अब इसमें न्यूट्रॉन निकालने कितने आएंगे, ऊपर वाले मान में नीचे वाला घटाना है, 15 - 7 कितने आ गए, 8 न्यूट्रॉन आ गए। अब 8 किसके अंदर वो देख ले, ऑक्सीजन 8 16, इसका निकाल लें 16 - 8, इसमें 8 आ गए। नाइट्रोजन का निकालें 14 - 7, यहाँ 7 आ गए। कार्बन का निकालें 12 6, तो यहाँ 6 आ गए। सोडियम का निकालें 23 - 11, 12 आ गए। तो किस में न्यूट्रॉन 8 है, किस में, इस पहले वाले में, यानी इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो ना, वो कहलाएंगे एक दूसरे के आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो इसका नाइट्रोजन 7 15 का आइसोटोन क्या है, ऑक्सीजन 8 है, 16 होता है, ऑक्सीजन 8 16 आइसोटोन है इसका। तो उसका उत्तर क्या हो गया हमारा सही, पहले वाला उत्तर क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद देखें अगला प्रश्न, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का त्रिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है ना, उसका त्रिक मतलब 3 का जोड़ा सही कौन सा है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते क्या है, वे आयन या परमाणु या तत्व जो भी है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहे, समान रहे, उनको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ तो मैंने थोड़े ऑप्शन थोड़े इजी रखे हैं, एग्जाम में हो सकता है कि लिख दे CO3 -2 SO4 -4 ऐसे लिख देते हैं। तो क्या करना, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने में, बस कुल इलेक्ट्रॉन बराबर आने चाहिए। अब देखो यहाँ देखें ना, N - 3 कितने आ गए, 10, O - 2 कितने आ गए, 8 और 2 10, नाइट्रोजन के कितने आ गए, 7। तो 2 तो समान है लेकिन एक समान नहीं है, इसका मतलब ये तीनों सही नहीं है। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का त्रिक नहीं है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक त्रिक नहीं है। इसको देखें सेकंड को, सोडियम में कितने हैं, 10, मैग्नीशियम +2 में 12 में से दोगे 10, F- मतलब F में 9 थे, एक और आ गया 10, तीनों में 10 10 है, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर है। तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक त्रिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक त्रिक 3 का समूह है। नीचे वाले और देख लो, चेक कर लो चाहिए आप, कार्बन -2, कार्बन में 6 थे, 2 और आगे तो 8 हो गए, नाइट्रोजन में 7 है, नियोन में 10 है, ये भी त्रिक नहीं है। इसको देखें, कैल्शियम में कैल्शियम +2, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पहले 20 थे, कितने हो गए, 18 हो गए। के पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, इसमें 19 है, और ये है Cl-, तो Cl- क्लोरीन का कितना है, 17, और एक माइनस में 18, क्लोरीन में 18 हो गए। तो के Ca+2 Cl- तो त्रिक ये है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन तीनों नहीं है, हमें तीनों पूछा गया है, तीनों नहीं है। तो तीनों वाला ग्रुप कौन सा हो गया, Na+ में 10, Mg+2 में 10, F- के अंदर भी क्या 10, तो तीनों के अंदर क्या 10 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक त्रिक है ये, ट्राइड या 3 का समूह। इसके बाद देखो अगला, आइसोस्टर्स है। अब होता क्या आइसोस्टर्स, ये ध्यान रखना है, आइसोस्टर्स का मतलब क्या होता है कि वे अणु जिनमें क्या हो, जिनमें परमाणुओं की संख्या, वे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। परमाणु भी समान हो, इलेक्ट्रॉन भी समान हो, उनको क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स बोलते हैं। अब देखो, परमाणु यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, एक कार्बन 2 O3, यहाँ भी 3, नन ऑफ दीज, परमाणु सब में समान है। अब आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ जाएगी ना, वो क्या हो जाएंगे, आइसोस्टर्स हो जाएंगे। अब NO में इलेक्ट्रॉन निकालें, तो नाइट्रोजन के पास 7, O के पास 8, कितने हो गए, 7 और 8 15। CO का निकालें, CO में कितने, कार्बन में 6, O में कितने 8, कितने हो गए, 14 हो गए। इसी प्रकार से Mg में निकालें, MgO में कितने, मैग्नीशियम में, अब यहाँ Mg जो है ना वो +2 है, O-2, एक ही बात है, कैसे कर लो चाहिए आप, Mg सीधा जोड़ लो आप, Mg में 12, O में कितने 8, 12 और 8 कितने हो गए, 20। यहाँ NaF 1, सोडियम में 11, फ्लोरीन में 9, इसके कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। CO2 में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन में 6, O में 8 दूनी 16, 16 और 6 22, और NO2 में देखें, N में 7, O में 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो गए, 23। तो इसमें से परमाणुओं की संख्या समान, ठीक है, सब में समान है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान किस में है, Mg और NaF में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान है। तो ये जो ऑप्शन है इसके अंदर परमाणु भी दोनों में के अंदर दो दो है, MgO 2, Na और F 2, तो दो दो परमाणु है और सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, समान। तो वे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान हो और दिए गए परमाणु भी क्या हो, समान हो, उनको बोलते हैं आइसोस्टर्स। तो आइसोस्टर्स कौन से हो गए, यहाँ ये दो हो गए Mg और NaF आइसोस्टर्स हो गए। इसके बाद अपना अगला प्रश्न देखें, और अगला प्रश्न क्या है, ऑफ वो किस भाषा का शब्द है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस अवस्था में हम ऑफ वो शब्द काम में लेते हैं। ये ऑफ वो, और ऑफ वो शब्द है ना, ये जर्मन भाषा का शब्द है। क्या ये कि जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है, टू बिल्डअप यानी निर्माण करना। इसका अर्थ क्या है, टू बिल्डअप यानी निर्माण करना। और किसका निर्माण करना है, तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ ऑफ वो सिद्धांत काम में लेते हैं। और ऑफ वो जो शब्द है वो क्या है, जर्मन भाषा का एक क्या एक शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है, निर्माण करना। और इस ऑफ वो सिद्धांत के अंदर क्या मेन 3 नियम शामिल है। तो कौन से, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, N+L नियम। इन तीनों नियमों को मिलाकर क्या बनाते हैं, ऑफ वो सिद्धांत बनता है, जिसकी सहायता से क्या तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखा जाता है। तो ये आज अपने ये मेन अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने इसके आसपास की चीज़ें हैं ना वो भी अपने साथ में थोड़ी सी डिस्कस की है। तो जो यूट्यूब पे में सब्जेक्ट वाले जो है ना, जो क्लासरूम का जो वीडियो बच्चों को पढ़ाते हैं वीडियो, वो भी डाल रहा हूँ साथ में यूट्यूब पे, तो साथ में वो वीडियो भी देखें आप, जो आपके सिलेबस का है वो, उसके बाद साथ में क्वेश्चन भी करें। और ऐसे हमारा पैटर्न चलता रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कर लोगे तब भी आपको ये मान लगभग आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, तो आज ये इतना आप करो, तब तक के लिए धन्यवाद।